आज का जो विषय है ये बड़ा बहुत ही चिंताजनक विषय है और गंभीर विषय है। मुझे आशा है कि आदरणीय पंकज जी, आदरणीय दीदी, उनको भी आप सुनेंगे इस विषय पर। विषय क्या है? विषय ये है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही तमिलनाडु में कुछ ऐसे तत्व प्रकट हुए जिनको आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी के एजेंट थे। वो छद्म वेश में, छद्म रूप में वो क्रिश्चियन ही थे, परंतु अपने आप को क्रिश्चियन न कह के कुछ भी नाम देते थे। और इन्होंने जैसा हिंदू द्रोह किया, हिंदू द्रोह का जैसा कुत्सित कार्य किया, वो इसी देश में अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेरियार नामक जो नराधम था, वो भगवान की तस्वीर को चौराहे पे लटकाता था और जूतों से पीटता था। और ऐसा ही वो विश्वमन करता था अपने लेखन में भी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए उसने हिंदू धर्म को उत्तरदायी न ठहराया हो। हिंदू धर्म के विषय में उसका विचार ये था कि इसमें महिलाओं का बहुत शोषण होता है, महिलाओं की बड़ी दुर्गति होती है, और जो कुछ भी हिंदू धर्म के पास है सबको भयंकर गालियां, हिंदी को गाली, संस्कृत को गाली, आर्य शब्द को गाली, जितने हमारे धर्म ग्रंथ है उनको उनको गाली, ये सब चलता रहा। और यही जो है इसका स्वरूप स्वतंत्रता के बाद डीएमके के रूप में प्रकट होता है। अब स्थिति की जो जिसको कहते हैं ना, कितनी भयानक स्थिति थी उसको समझिए। ये तीसरा चुनाव हो रहा था पूरे देश के लिए। 52 में पहला चुनाव हुआ था, 57 में दूसरा, तीसरा हुआ था 62 में, नहीं चौथा चुनाव था, 67 में चुनाव होना था। उस चुनाव की तैयारी हो रही थी। उस चुनाव में डीएमके भाग लेने वाली थी और उसका घोषित लक्ष्य था तमिलनाडु। शब्द पर ध्यान दीजिए, तमिलनाडु, तमिल में उनकी दृष्टि में एक देश है जो भारत से पृथक है, भिन्न है और भारत से अनेकानेक अर्थों में बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इसको अलग हो जाना चाहिए। यह मांग थी घोषित लिखित रूप से, जो पेरियार की मांग थी, डीएमके की मांग थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उनके सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल हो सकता है जिसके चुनावी घोषणा पत्र में उसका उद्देश्य हो भारत से पृथक होना? तो आपको मैं बताऊं कि जो हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में प्रस्ताव रखकर उसका संशोधन करवाया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई ऐसा राजनीतिक दल कल को खड़ा होगा जो कहेगा हम देश से अलग हो जाए। इसलिए उन्होंने संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल भारत से पृथक होने की घोषणा करता है तो भारत के किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। 67 के चुनाव में डीएमके को भाग लेना था और आप जानते हैं कि उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। डीएमके पहली बार जीत गई और तब से लेके आज तक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी उसमें कांग्रेस थी, उसका निर्वासन हो गया। भारतीय जनता पार्टी आज तक उसमें स्थान नहीं बना पाई है। इसलिए वही डीएमके एआईडीएमके, वही डीएमके एआईडीएमके, एक नंबर का देशद्रोही, हिंदू द्रोही, यही दल दोनों बारी बारी से वहां शासन करते रहे। तो उनको एक छुट्टा तमिलनाडु मिल गया जहां वो जो चाहे करे, रौंदे देश को, गाली देते रहे, हिंदू धर्म को गाली देते रहे, कोई रोकने वाला नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये संशोधन करवाया तो डीएमके को चुनाव लड़ने के लिए उसने क्या किया, घोषणा पत्र से भारत से अलग होने वाला जो वाक्य था उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये उसकी विवशता थी, मजबूरी थी, चुनाव में लड़ने की के लिए अपरिहार्य था। तो क्या उससे हृदय उसका परिवर्तन हो गया? नहीं।
वो तो पृथकतावादी रहा, वो दल पृथकतावादी रहा, उसके नेता सारे पृथकतावादी रहे, केवल चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए उस वाक्य को हटा दिया। अब आज देखिए क्या हुआ है, ये अत्यंत चिंताजनक विषय है जो हम अपने दर्शकों के समक्ष रख रहे हैं। ये भी चिंतन करें, मनन करें, और फिर हम लोग उसका जो मिलजुल के बैठ के इसका क्या समाधान हो सकता है वो करें। देखिए, घटना आरंभ होती है 100 दिन पहले की। 100 दिन पहले आप जानते हैं क्या हुआ था। तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके को छोड़कर एक तीसरी पार्टी आई जो घोषित रूप से क्रिश्चियन है, उसकी पार्टी, जोसेफ नाम है उसका। ये अमेरिका के जितने मिशनरी हैं, प्रोसेटाइजेशन के लोग हैं, उनसे इसका बहुत अधिक नैकट्य है। और अभी जब ये मुख्यमंत्री बना है तो ट्रंप का जो एम्बेसडर भारत में है वो व्यक्तिगत रूप से इससे मिला है और क्रिश्चियनिटी को फैलाने का ये एजेंट बना है। तो इसका शपथ ग्रहण हो रहा था। शपथ ग्रहण के समय राज्यपाल ने कहा कि जनगण मन अधिनायक होगा और वंदे मातरम भी गाया जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम के लिए उस समय तक भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अधिसूचना जारी कर दिया था कि ये अनिवार्य है किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए। वहां पर मैंने स्वयं देखा टेलीविजन पर कि साथ में जो तमिल गाना है वो भी गाया गया। वो जो तमिलनाडु है उस देश का राष्ट्रगान है, उसको मानते हैं ये तमिल लोग, उसको भी गाया गया। इस घटना के तुरंत बाद क्या हुआ कि तमिलनाडु में घनघोर प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि वंदे मातरम पहले गाया गया और तमिलनाडु का जो एंथम है या गान है उसको बाद में गाया गया। तो सब लोगों ने इसकी बड़ी घोर निंदा की जोसेफ की और कहा कि ये तो किसी टाइप का आदमी नहीं, किसी काम का आदमी नहीं, इसने तमिल का अपमान कर दिया। वो भागा भागा दिल्ली आया, प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री से उसने अपनी सारी शिकायत रख दी। उसने कहा कि भाई आप वंदे मातरम को ड्रॉप कर दीजिए, तमिलनाडु में बहुत लोगों में आक्रोश है और जो तमिल गान है तमिलनाडु का वो हम गाएंगे। अब इतना ही हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने उनसे क्या कहा, प्रधानमंत्री क्या प्रतिक्रिया थी, ये बाहर नहीं आई, इसलिए हम कुछ नहीं जानते। उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ है कि भारत की संसद ने वंदे मातरम को वही दर्जा दिया है जो जनगण अधिनायक को है, अर्थात राष्ट्रगीत को है, राष्ट्रगान को है। इसको राष्ट्रगान कहते, इसको राष्ट्रगीत कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इसको न गाना, इसका अपमान करना, ये सब दंड को आकर्षित करेगा। पूरे प्रावधान बन गए। उसके बाद देखिए, ये कल की घटना है और आज की घटना है 2 दिन की। 2 दिन में क्या क्या हुआ है तमिलनाडु की विधानसभा में। तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें तमिलनाडु की विधानसभा ने वो जो तमिल गान है उसको अनिवार्य कर दिया है और उसको एक प्रकार से वही दर्जा दिया है जो राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का है। आप सुनते रहिए, ये अपने आप को भारत देश में मैं नहीं जानता कि किसी और राज्य में इस तरह का कार्य किसी ने किया हो। दूसरा देखिए, नीट जो परीक्षा हुई, 2 बार जिसका पेपर लीक हुआ, राष्ट्रव्यापी एक तरह से आक्रोश हुआ लोगों में, कॉकरोच आ गए हमारे सामने और क्या क्या बवंडर हुआ सब आपके समक्ष है। मोदी झुक गए, उन्होंने अपने मंत्री से त्यागपत्र ले लिया। संसद में एक कानून पारित किया गया कि पेपर लीक से संबंधित जो लोग हैं उनको दंड दिया जाएगा। अनेक लोग जेल के अंदर भी हैं। परंतु तमिलनाडु ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया अपनी विधानसभा में। तमिलनाडु का कहना है कि इस नीट को हम नहीं मानते हैं, ये नीट नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु राज्य जो है वो अपना स्वयं एक परीक्षा करवाएगा और जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेज में नामांकन होगा। इस विषय पर मैं इसके बाद आऊंगा थोड़ी देर में। प्रश्न यहां पर यह नहीं है कि जो भारत सरकार करा रही है वो अच्छा है बुरा है, तमिलनाडु सरकार कराएगी तो अच्छा है बुरा है। प्रश्न इतना ही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई निर्णय लिया गया है उसको कोई राज्य अमान्य नहीं कर सकता, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अस्वीकृति का
कोई उपाय हमारे संविधान नहीं देता है, परंतु तमिलनाडु ने ऐसा क्यों किया। और आज सबसे भयंकर कार्य यह हुआ कि आप जानते हैं कि अभी संसद में परिसीमन के कानून की बात चल रही है, और परिसीमन में व्यवस्था यह है कि चूंकि बहुत सालों से भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ चुकी है, और ऐसा ऐसा कोई कोई क्षेत्र है लोकसभा का जिसमें 25 लाख 40 लाख लोग रहते हैं। तो संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि थोड़े थोड़े दिनों पर परिसीमन कराया जाए और सांसदों की संख्या में बदलाव लाया जाए। अभी जो 543 है, स्वतंत्रता के बाद, संविधान बनने के बाद, यह संख्या 543 नहीं थी, ये बीच में बढ़ाई गई है। आरंभ में कम थी, उस समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी, आज हम 140 करोड़ है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए ये परिसीमन का कानून है जो मोदी सरकार कानून बनाना चाह रही है। तो इसमें ये पहले तो व्यवस्था ये थी कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में सीट बढ़ाई जाए। तो जब स्टालिन वहां का मुख्यमंत्री था तो उसने घोर विरोध किया इसका कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया है और इसलिए हमारी जनसंख्या तो उतनी नहीं बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो यहां तो सांसदों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो हमारे सांसद तो बिल्कुल ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे संसद में, उनका कोई मोल नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने एक नई व्यवस्था की। मोदी सरकार ने व्यवस्था यह की कि सारे राज्यों की जो संख्या है उसकी बढ़ोतरी बराबर अनुपात में होगी, 50% बढ़ाई जाएगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 40 सांसद हैं तो 60 हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 80 है तो 120 हो जाएंगे, बिहार में 40 है तो 60 हो जाएंगे। ये एक सूत्र बनाया गया जो कि संविधान के स्पिरिट के विरुद्ध है, फिर भी सिर्फ इसलिए बनाया गया कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको बुरा न लगे। आज जोसेफ ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और उसने पूरा अस्वीकार कर दिया है इस व्यवस्था को। उसने कहा है कि परिसीमन का कोई कानून नहीं बनेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो 543 है, विधानसभा का प्रस्ताव यह कहता है कि तमिलनाडु ने 543 की जो संख्या है सांसदों की, उसको फ्रीज कर दिया है परमानेंटली। आप इसको राष्ट्रद्रोह नहीं कहेंगे, देशद्रोह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब मैं आता हूं असली विषय पर, नीट पर। जैसा कि विदित है और हमारे आदरणीय पंकज जी को और दीदी को भी स्मरण होगा, देखिए जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद मेडिकल कॉलेज हमारे देश में बहुत कम थे और उसमें जो प्रवेश होता था वो 12वीं के अंक के आधार पर होता था, क्योंकि छात्र भी कम होते थे, सीटें भी कम थी। तो जैसे मान लीजिए 1000 सीटें हैं तो जो टॉपर हैं, जो अच्छे अंक लाए हुए हैं अपने 12वीं में, उनका नामांकन हो जाता था। तो ये 50 के दशक में, 60 के दशक में यही क्रम चलता रहा। 70 के दशक में चूंकि छात्रों की भी संख्या बढ़ गई, धीरे धीरे कॉलेज ही बढ़ने लगे, तो व्यवस्था ये हुई कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो गई। ये परीक्षा थी राज्यवार, जैसे बिहार के मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार की परीक्षा, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की उत्तर प्रदेश की परीक्षा, तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज के लिए तमिलनाडु की परीक्षा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज के लिए खोलने के लिए दबाव बनने लगा, क्योंकि डॉक्टर की संख्या हमारे यहां कम थी। तो लोगों ने यह सोचा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने लगे। फिर क्या हुआ, उसके एंट्रेंस के लिए अलग टेस्ट होने लगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक टेस्ट सरकारी कॉलेज के लिए, एक टेस्ट प्राइवेट कॉलेज के लिए। 90 के दशक आते आते भारत सरकार ने एक अजीबोगरीब कानून बनाया जो कि मुझे निंदनीय कानून है, लेकिन उसको कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस अर्थात किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी माने यूनिवर्सिटी मान लिया, मान्य विश्वविद्यालय। वहां पे मेडिकल कॉलेज खुल गए, उन्होंने अपना एंट्रेंस टेस्ट बना लिया। और प्राइवेट वालों ने क्या किया, इस बीच में डोनेशन चालू कर दिया। वो इंटरेस्ट भी लेते थे, पैसा भी लेते थे, लाखों रुपया पीटने लगे।
और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए अलग एग्जाम था। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की परीक्षा होती थी। और कल्पना कीजिए बिहार में बैठा हुआ एक छात्र है, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाह रहा है, तो वो क्या करता था, वो चारों में बैठ जाता था। मतलब किसी दूसरे राज्य में भी बैठ गया, 4 नहीं मतलब वो हो सकता है 10-20 परीक्षाओं में बैठ जाता है। वो उत्तर प्रदेश के में भी बैठ जाएगा, मध्य प्रदेश में बैठ जाएगा, तमिलनाडु बैठ जाएगा, फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बैठ जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए बैठ जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज उसके लिए बैठ जाएगा। तो ये अराजकता की स्थिति थी। यही स्थिति जो है 2013 तक चली। तो मनमोहन सिंह की सरकार में पहली बार यह प्रस्ताव आया कि देशव्यापी एक एग्जाम कराया जाए, जिससे क्या है पूरे देश के लोगों को एक ही बार बैठना पड़ेगा एग्जाम में, सबकी ऊर्जा बचेगी, पैसा बचेगा, समय बचेगा, बहुत लाभ होंगे। तो 13 में प्रस्ताव किया मनमोहन सिंह ने, लेकिन लागू नहीं किया। लागू हुआ है मोदी की सरकार में 2016। तो इसके 10 वर्ष हो गए। 10 वर्षों में नीट की परीक्षा होने लगी है और सब जगह एडमिशन उसके बेसिस पे होने लगा। अब देखिए इतने सारे राज्य हैं, 28 राज्य हमारे देश में, किसी राज्य को कोई आपत्ति नहीं, परंतु 10 साल में हमको ऐसा लगता है कि हजारों बार तमिलनाडु का जो भी मुख्यमंत्री हो उसकी एक ही मांग रही है कि हमारे लिए नीट जो है हम उसका विरोध करते हैं और हमें तो तमिलनाडु को आप छोड़ दीजिए, तमिलनाडु अपने स्तर पे परीक्षा कराए। देशद्रोह। और आज विधानसभा ने उसका प्रस्ताव पारित कर दिया। तो मैंने इस पर जो है बहुत ही गहराई से शोध करने का प्रयत्न किया कि तमिलनाडु विरोध क्यों कर रहा है। तो विरोध नंबर 1 उसका कहना है कि ये जो राष्ट्रव्यापी जब परीक्षा होती है तो हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाती है और उसके कारण से कोचिंग का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसमें कोचिंग बहुत हावी हो जाती है, शॉर्टकट कंपटीशन है, इसलिए हर बच्चा कोचिंग की तरफ भागता है। तो कोचिंग की तरफ वही भागेगा जिसके घर में पैसा होगा। तो इससे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र या जो निर्धन क्षेत्र के लोग हैं, निर्धन है, वो इसमें पिछड़ जाते हैं। एक तर्क उसका यह है। दूसरा तर्क उसका यह है कि जो तमिलनाडु में परीक्षा होती थी तो तमिल भाषा में होती थी, तो वो लोग भी उसमें पास कर जाते थे, आ जाते थे। अब जो तमिलनाडु की परीक्षा पूरे देश की होती है तो जो तमिल भाषी जो है या तमिल भाषा में जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी संख्या गिर करके 1.2 हो गई है। पहले ये 19 के आसपास थी। और इन्होंने तमिलनाडु सरकार ने एक राजन कमेटी का भी गठन कर दिया, जिसने ये निकाला निष्कर्ष, क्योंकि उन्हीं लोगों की कमेटी थी जिसने बहुत गलत कार्य किया, लेकिन उसने कहा कि जब से नीट हो रहा है तब से तमिलनाडु को हानि, लाभ नहीं। तो ये 2 कारण मैंने बताए, लेकिन वस्तुतः कारण ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। मैं उस पर आता हूं। पहली बात, जो शॉर्टकट कंपटीशन, मैंने ये पता करने का प्रयत्न किया और हमारे दर्शकों को भी ध्यान होगा कि दिल्ली जो है देश की कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा जमावड़ा है। दिल्ली में गली गली में कोचिंग, और आपको बैनर मिलेंगे, पोस्टर मिलेंगे। उसी तरह कोटा है और भी स्थान है। तो कोचिंग जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन उत्तर भारत में है, परंतु मेडिकल कॉलेज की जो सीट की संख्या है वो दक्षिण भारत में अधिक है। तमिलनाडु में 14,000 एक वर्ष में एमबीबीएस की सीट के लिए बच्चे जा सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु से दुगुना से कई गुना, 3 या 4 गुना अधिक जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में भी संख्या 14,000 है। इसलिए सीटों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दक्षिण भारत में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उत्तर भारत में है। तो ये थोड़ी सी विडंबनापूर्ण स्थिति है। लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर सारे देश के बच्चे आते हैं। तमिलनाडु में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तमिलनाडु के ही लोग आते हैं, वो कम पैसे में उनका काम चल जाता है। लेकिन जो दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, उनको अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये जो कोचिंग वाला मामला है वो सत्य नहीं है जो तमिलनाडु सरकार एक तर्क ले रही है। दूसरा, अच्छा ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकला है 10 साल में कि निर्धन का, गरीब का, या जो भी जाना चाहते थे उनका वो पास नहीं हुआ। दूसरा लीजिए तमिल भाषा। तमिल भाषा को हम यदि लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे
कि तमिल भाषा की कितनी बुरी स्थिति तमिलनाडु ने की है, मैं उस पर आता हूं। अभी जो आंकड़े हैं, अभी जो रिजल्ट आया है, उसमें कुल मिलाकर 22 लाख छात्रों ने भाग लिया था परीक्षा में। 22 लाख में से 18 लाख ने अंग्रेजी माध्यम को चुना था। दूसरे स्थान पर हिंदी थी 3,28,634। तीसरे स्थान पर गुजराती है 53,000। चौथे स्थान पर बांग्ला है 38,000। पांचवें स्थान पर ये क्या बोलते हैं तमिल है मात्र 26,000। जबकि तमिलनाडु से 1,40,000 बच्चों ने पर्चा भरा था, उनमें से मात्र 26,000 ने तमिल भाषा को ऑप्ट किया। आप सोचिए कि तमिलनाडु में तमिल की क्या दुर्गति है, और ये सारे नेता झूठ बोलते हैं। और ये बात उत्तर भारत के कई नेताओं ने और कई विद्वानों ने तमिलनाडु को बार बार कहा था कि तुम तमिल के नाम पर जितना झूठ बोलते हो उतना झूठ कोई नहीं बोलता, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल की कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। भाई 1,40,000 में आपका 23,000 26,000 बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या अनुपात बनता है? 5वां हिस्सा। 22 लाख में पढ़ना नहीं चाहता। और देखिए भाषा, रुकिए आपने कहा जी 22 लाख छात्रों में 18 लाख अंग्रेजी, 3 लाख हिंदी जी और 26,000 तमिल। जी जी तो 22 लाख में 26,000 आपने बताया। जी जी सही बात, सत्य वचन। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद पंकज जी के लिए भी एक ये समाचार है, कितनी बुरी हालत है हमारे देश की अपनी भाषाओं के लिए। मराठी में मात्र 927 बच्चों ने मराठी को ऑप्ट किया। 927। आप महाराष्ट्र चले जाइए, ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मराठी के नाम पर क्या क्या किया है। और आज ही महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक कानून बनाया है कि महाराष्ट्र में जितने भी ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ट्रक वाले हैं, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है, उनका जो ड्राइवर है, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो बोल चाल की जो भाषा मराठी है वो जानते हैं, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जहां मराठी नहीं है, मराठी का तो कोई पूछने वाला नहीं है। 927 पूरे देश में, ये 927 कितना है? सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या वहां, ये 927 को आप लीजिए तो हंसी आएगी कि इतना क्या। असमिया 2,478 है, इतना छोटा सा राज्य। और उसी तरीके से आपको तेलुगु 910, मलयालम 481, कन्नड़ 460। दक्षिण भारत में आप मानिए कि उनकी भाषाएं मिट चुकी हैं। ये वो पीढ़ी है, 18 साल के बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं और लड़के हैं, ये आज उस भाषा से दूर हो गए हैं, तो सदा के लिए दूर हो गए। और ये भाषा के नाम पर राजनीति कर रहा है जोसेफ और ये। इनमें से कोई तमिल नहीं बोलता है, बोलचाल की भाषा अपने आप बोलता है, लिखता अंग्रेजी में है। तो उत्तर भारत के नेताओं ने भी उनसे कहा था, विद्वानों ने कहा था, ये झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि केंद्र सरकार का कोई भी कदम हो, तमिलनाडु विरोध करेगा ही करेगा। ये उसके रक्त में है, उसके डीएनए में है। और ये क्यों कर रहा है तमिलनाडु, तो उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। संविधान में लिखा हुआ था कि राजभाषा हिंदी बनेगी भारत देश की 15 वर्ष बाद। संयोग से लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वो 15वां वर्ष चल रहा था। तमिलनाडु ने नंगा तांडव किया, नृत्य किया, काट दिया लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को नाली में उसके शव फेंक दिए। वहां हंगामा होता रहा, तमिलनाडु में चक्का जाम हो गया, तमिलनाडु को सीज कर लिया इन देशद्रोहियों ने। और लाल बहादुर शास्त्री, आज जो मोदी सरकार है उस तरह दंडवत कर गई। लाल बहादुर शास्त्री झुक गई, सरेंडर कर गई, नहीं तो आज पूरे देश की भाषा हिंदी होती। और आप देखिए विडंबना इस देश की, इतने सारे राज्यों में किसी राज्य ने हिंदी का विरोध नहीं किया।
और तमिलनाडु के विरोध के कारण फिर लाल बहादुर संसद गए और उस कानून को बदल दिया, सदा के लिए कह दिया कि हिंदी राजभाषा नहीं बनेगी भारत की। लाल बहादुर शास्त्री ने करवाया और इससे तमिलनाडु का जो देशद्रोही तत्व था उसका मन बढ़ गया, बढ़ता चला गया। और आज की स्थिति यह है कि हमारी मोदी सरकार ने इसको साधने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, कुछ नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि जिस विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए कि तुम ये कैसे कर सकते हो। नीट, मैं नहीं मानता कि केंद्र सरकार को नीट चलाना चाहिए, मेरी तो मान्यता कुछ और है, परंतु सरकार ने कुछ किया है। केवल एक राज्य क्यों विरोध कर रहा है भाई? और तुम बार बार विधानसभा प्रस्ताव पारित करके बताना चाहते हो पूरे तमिलनाडु इसके पक्ष में। और जितने प्रस्ताव मैं बता रहा हूं इसमें सर्वानुमति है तमिलनाडु विधानसभा में। केवल एक विधायक ने विरोध किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मात्र एक ही विधायक है भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में। शेष में से किसी के हृदय में इतनी क्षमता नहीं थी, दम नहीं था कि वो खड़ा होकर बोले कि तुम देशद्रोह का काम कर रहे हो। मैंने आपके समक्ष सारे आंकड़े रखे, आप ये सोच के देखिए। यदि अपनी भाषा की बात की जाए तो तमिल से बहुत अधिक संख्या में बांग्ला में लोग परीक्षा देते हैं, तमिल से दुगनी संख्या में गुजराती में परीक्षा देते हैं, और तमिल और हिंदी की तो कोई तुलना ही नहीं है, कहां लाखों में, कहां कुछ हजार। और ये हमारे लिए और भी दुख की बात है कि जिन्होंने आर्यों को गाली दी, आर्य छेड़ी बना दी, हिंदी को गाली दी, संस्कृत को गाली दी, आज उन्होंने ही तमिल को नष्ट कर दिया है। तमिल वहां के समाज से गायब हो चुकी है। इतना दुखद समाचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज विषय वो नहीं है, नहीं तो मराठी पर भी कहते कि मराठी के साथ यही दुर्गति हो रही है। तो आप सोच कर देखिए कि हम कहां हैं। और इसके लिए मैं यह कहना चाह रहा हूं अंत में कि हम सब लोगों को इसका मुखर विरोध करना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक जो दायित्व बोध जिनमें होता है वो है प्रबुद्ध वर्ग। प्रबुद्ध वर्ग ने इसका विरोध नहीं किया। और आज मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि तमिलनाडु में अब संभवतः या तो हिंदू नहीं है, और जो हिंदू है वो डर के मारे कुछ अपना ये असर्शन नहीं कर सकते कि वो हिंदू हैं। उनको वो लाइन लेनी पड़ती है जो भारत द्रोही लाइन है। और ये जो मैं कह रहा हूं ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तमिलनाडु के एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा था कि हमको अंततोगत्वा वही करना पड़ेगा जो तमिलनाडु कहता है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय पंकज जी से, आदरणीय दीदी से इस पर विशेष आग्रह करता हूं कि मनन चिंतन करके अपनी बात रखें और इसका कोई ना कोई मार्ग दिखाएं, मार्ग बताएं इस देश को। क्योंकि ऐसे मोड़ पे हम आज खड़े हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि तमिलनाडु का एक लड़का जो आज बना है मुख्यमंत्री, अभी अभी उसकी पार्टी बनी है, और सुबह शाम दोपहर प्रस्ताव पारित करता जा रहा है देशद्रोह का प्रस्ताव, हिंदू द्रोह का प्रस्ताव। इसको रोकना पड़ेगा।